पूनम पीयूष से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। पीयूष भी पूनम से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर पूनम राजी नहीं होती और कहती है, पीयूष तुम जानते हो हम दोनों अलग अलग कास्ट से हैं और हमारे परिवार वाले रिश्ते को कभी नहीं अपनाने वाले, तुम मुझे भूल जाओ। पूनम तुम ऐसा कैसे कह सकते हो यार, हम दोनों मिलके तुम्हारे फैमिली वालों को मनाएंगे ना, वो हमारे रिश्ते के लिए देखना मान जाएंगे। तुम बिना कुछ किए ऐसे कैसे बोल सकती हो? पूनम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हमें उन्हें मनाना होगा। पीयूष तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं अपने घर पर तुम्हारी बात कर चुकी हूँ पर मेरे घर वालों ने रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और पूनम की शादी दूसरे लड़के के साथ तय हो गई। और जब ये बात पीयूष को पता चली तो पीयूष बहुत घबरा गया कि वो पूनम को किसी और के साथ कैसे देखेगा। और बस पीयूष जहाँ पहुँचा पूनम के घर और पूनम के पापा संजय से बोलने लगा, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे आप पूनम की शादी कहीं और नहीं करवा सकते, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कौन है तू? हाँ कौन है तू? अरे तू होता कौन है मुझे मेरी बेटी की शादी करवाने से रोकने वाला? ए कौन है ये? निकालो इस लड़के को घर से बाहर। अंकल जी मैं पीयूष हूँ, पूनम ने आपको मेरे बारे में बताया होगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंकल जी प्लीज हमारी शादी करवा दीजिए, मना मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तू ऐसे कैसे घर में घुस आया? और अपनी बेटी की शादी में तुझसे पूछ के करूंगा क्या? हाँ? और तुझ जैसे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ में क्यों दूं? आखिर ऐसा क्या है तेरे अंदर जो मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? अंकल जी आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज हमारी बात मान लीजिए आप। इतने में ही पीयूष की आंख खुल जाती है और वो उठकर पूनम को देखता है। पूनम सो ही रही होती है। पीयूष उसे टुकुर टुकुर देखने लगता है। पूनम की आंख खुल जाती है और वो पीयूष को देखती है और कहती है, क्या देख रहे हो ऐसे? मुझे शर्म आ रही है। कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी पत्नी सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमरे में पीयूष की माँ रोहिणी आती है और दोनों को जगे हुए देखकर बोलती है, उठ गए तुम दोनों, जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। पीयूष मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, देर मत करना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा वरना। पूनम तुम्हें पता है आज मुझे ना सेम वैसा ही सपना आया जब हमारी शादी के लिए तुम्हारे पापा मना कर रहे थे ना, सेम वैसा ही। खैर तुमने आखिरकार पापा को मना लिया था उस दिन, वरना तो पता नहीं आज हम साथ हो भी पाते या नहीं। चलो अब नीचे चलो वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा और माँ भी गुस्सा करेगी कि दोनों काफी लेट आए हो नाश्ता करने के लिए। दोनों की शादी बहुत मुश्किल से हुई होती है। कुछ देर में पूनम ऑफिस पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड महक से कहती है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्रीति। पूनम क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो पूनम, कोई है? देखो क्या हुआ पूनम को, जल्दी कोई डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। डॉक्टर ऑफिस में आकर पूनम को चेक करता है और जहां सबको पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। पूनम प्रेग्नेंट होने की बात अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर रोहिणी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो इस खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा देती है। शाम को जब पीयूष ऑफिस से घर आता है तो पूनम उससे बोलती है, पीयूष मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, सुनो ना। हाँ बाबा मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद आराम से बैठ के मुझे अपनी सारी बात बताना, मैं सुनूंगा। पूनम पानी का ग्लास लाकर पीयूष को देते हुए बोलती है, लो पानी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पीयूष तुम अब पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी, और मम्मी जी दादी। अच्छा सच में क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मम्मी? मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। पीयूष पूनम का बहुत ध्यान रखना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन जब वो हॉस्पिटल दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पीयूष को होश आते ही वो बोलता है, पूनम नर्स सुनो, मेरी पूनम कहाँ है और मेरा बच्चा, वो तो ठीक है ना? कहाँ है दोनों? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर आप शांत हो जाइए, आपकी वाइफ आईसीयू में है, आप थोड़ी देर में वहाँ जा सकते हैं और उनके पास शोर नहीं करना, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? क्या हुआ है पूनम को, मुझे बताओ। इतने में ही पीयूष की माँ रूम में आती है और पीयूष को सब बता देती है कि पूनम का मिसकैरेज हो गया है।
और उसके पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से पूनम का ऑपरेशन हुआ है। ये सुनकर पीयूष बहुत टूट जाता है। पीयूष की माँ भी रोने लगती है और कहती है, हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया। एक बार में मेरे बेटे से उसका सब कुछ छिन गया। पीयूष को सपने में पूनम की चिता नजर आने लगती है और ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार बार होने लगा था। और बार बार सपने में पूनम की चिता देखकर पीयूष बहुत परेशान हो जाता है और ये सब वो अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुझे ऐसे सपने इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि तू उस हादसे को भुला नहीं पा रहा। तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर पीयूष का मन थोड़ा सा शांत होता है। वहीं दूसरी तरफ पूनम अपना बच्चा खोने के बाद टूट जाती है और बाहर आना जाना, यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ देती है और दुखी रहती है। ये देख पीयूष उसे बाहर लेकर जाता है और उसका ध्यान बच्चे की बात से हटाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और थक हार कर पूनम से कहता है, पूनम क्या हो गया है तुम्हें? तुम हंसना छोड़ कैसे सकती हो? तुम ऐसे रहोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम तो जानती हो ना, चिंता चिता समान होती है। चिंता करना बंद करो। पीयूष, फालतू की बातें मत करो। मेरा मूड पहले ही खराब है और मैं ये तुम्हारी फालतू की बातें सुन नहीं सकती हूँ। और अगर तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर पूनम घर के लिए टैक्सी लेकर निकल जाती है। पीयूष भी पूनम के पीछे निकल जाता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। पीयूष पूनम को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूनम पीयूष की किसी भी बात का जवाब ही नहीं देती और सो जाती है। सुबह हो जाती है। पीयूष ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है और पूनम से कहता है, पूनम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ। तुमने बहुत छुट्टी कर ली, अब ऑफिस जाओ और काम करो। इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा और तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम जाओ ऑफिस और बात बात पर ज्ञान मत दिया करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये सब मुझे अच्छे से पता है। पूनम पीयूष की कोई बात नहीं सुनती और अपने मन मानती है। पीयूष परेशान होता है और पूनम का ऐसा व्यवहार देखकर तो पीयूष और भी ज्यादा घबरा जाता है। पीयूष को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि पूनम को चिंता करने से कैसे रोके। तो वहीं रातों को सोते हुए पीयूष को भी अब पूनम की चिता सपनों में दिखाई देती है, जिसे वो आग नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही एक दिन पीयूष ऑफिस होता है, वहीं पूनम घर पर बेहोश हो जाती है और रोहिणी पीयूष को कॉल कर कर कहती है, पीयूष बेटा, जल्दी घर आ जा। पूनम बहू बेहोश हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? डॉक्टर भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। बेटा तू जल्दी से आ जा। पीयूष घर पहुंच जाता है और पूनम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी रास्ते में ही पूनम पीयूष का हाथ पकड़कर उससे कहती है, पीयूष, तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर देना पीयूष। इतना कहने के बाद रास्ते में ही पूनम की मौत हो जाती है। पूनम ने पिछले 12 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं होता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। पीयूष शमशान घाट से बाहर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, देखा आपने? पूनम की चिता ऐसी चिता दिखती थी मुझे सपनों में। ये संकेत था माँ कि पूनम की जान जाने वाली है। वो चिंता करेगी तो चिता बन जाएगी। मैं उसे समझाता था कि चिंता मत करो, लेकिन उसे चिंता की और आज वो चिता बन गई। माँ, कांता अपने बेटे रोहित की शादी पायल नाम की एक अमीर लड़की से करवाती है, जो बहुत सुंदर थी और साथ में बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। शादी के अगले दिन पायल सुबह के 10 बजे उठकर सबके सामने अपनी नाइट ड्रेस में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, कोई है इस घर में या सभी मर गए हैं? क्या हुआ बहू, इतना क्यों चिल्ला रही है? तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बताना। माँ जी, आप इतना बोल रही है तो आप जाकर मेरे लिए चाय बना दो, वो भी बिल्कुल कड़क वाली। मैं तुझे चाय बना कर दूंगी। शर्म कर ले थोड़ा, आज तेरा घर में पहला दिन है। तुझे हम लोगों को खाना बनाकर खिलाना है और तुम मुझे ही उल्टा चाय के लिए बोल रही है। ए बुढ़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने आज तक अपने घर में खुद से पानी भी लेकर नहीं पिया है और तू मुझे सबके लिए खाना बनाने के लिए बोल रही है। अपने घर में नहीं किया है तो यहाँ करना पड़ेगा। तू इस घर की बहू है, समझी? ये भी कोई घर है? अरे तुम्हारे घर से बड़ा तो मेरा कमरा था, यहाँ मैं एडजस्ट कर रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। बहू, अपनी जुबान को लगाम दे। चिल्ला मत बुढ़िया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर चाय चाहिए।
पायल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से फोन चलाने लगती है। वहीं पास में बैठकर रोहित सब सुन और देख रहा था। तभी वो कांता से कहता है, लो माँ, आपकी नई नवेली अमीर बहू ने आपको आपकी औकात दिखा दी। आज तक किसी ने नहीं कहा हमारा घर छोटा है, लेकिन कल की आई बहू सब बोल गई। ये तो हमारे रिश्तेदारों से भी ज्यादा जहर उगलती है। कोई बात नहीं, नई बहू है और फिर इसको आदत भी तो नहीं होगा इतने छोटे घर में रहने की। धीरे धीरे करके हमारे जैसी हो जाएगी। अभी से सिर पर चढ़ा लो, फिर देखना कैसे तांडव करेगी आगे जाकर ये। कांता कुछ नहीं कहती और वहाँ से रसोई में जाकर पायल के लिए चाय बनाकर उसे कमरे में दे आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और धीरे धीरे पायल कांता को नौकरानी ही बना लेती है और उससे पूरे दिन काम करवाती रहती। ऐसे ही एक दिन पायल घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे भूख लगती है और वो कांता को आवाज देती है, माँ जी, मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए मटर पनीर और पूरी बना दो। बहू, आज तू खुद ही खाना बना कर खा ले। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं थक भी गई हूँ। ए बुढ़िया, तुझे खाना बनाने को बोला है ना कि बहाने बनाने को, समझी? और मैं क्यों करूँ घर के काम? मेरे पापा ने तुम लोगों को दहेज दिया है ताकि मैं महारानी बनकर रहूं, ना कि नौकरानी। पर बहू, परवर कुछ नहीं, जितना बोला है ना उतना करो, वरना पापा को बोलकर सारा दहेज का सामान वापस ले जाऊंगी। बहू, तू तो बुरा मान गई। अपने पिता को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। रुक, मैं अभी तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ। पायल की दहेज ले जाने वाली बात सुनकर कांता घबरा जाती है और पायल के लिए खाना बनाने चली जाती है। जैसे तैसे कांता पायल के लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद उसे खाना देने जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पायल कांता को दहेज की धमकी देकर घर के सारे काम करवाती थी। कांता घर की महारानी से घर की नौकरानी बन गई थी। ये सभी चीजें रोहित देख रहा होता है और पायल को कहता है, पायल, तुमने माँ की क्या हालत कर दी है। तुम इस घर की बहू हो और सारा काम तुम माँ से करवाती हो। ओ, माँ के राजा बेटे को बुरा लग रहा है क्या? आपको तो पता ही होगा कि मेरे मायके वालों ने दहेज दिया है ताकि मैं इस घर में राज करूं। हाँ, बुरा लग रहा है। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम तब भी ऐसा करती? तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी है, थोड़ा तो लिहाज कर लो। माँ जैसी है, मेरी माँ तो नहीं है ना। और वैसे भी मेरी सासू माँ को दहेज का इतना लालच है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर वो मेरी सेवा कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तुमने ये सब करना नहीं छोड़ा तो मैं तुमको तलाक भी दे दूंगा और दूसरी पत्नी भी ले आऊंगा। ठीक है, ले आइए। इसी बहाने घर में 2 नौकरानी हो जाएंगी और तो और घर का काम भी जल्दी हो जाएगा। पायल इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर आराम करने लगती है। पायल के जाते ही रोहित कांता को कहता है, देख लिया माँ, दहेज लेने का नतीजा। आपको बोला था ना कि ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। हाँ, तू सही बोल रहा है। सिर पर नाचेगी ये तो सोचा था, लेकिन इतनी जल्दी नाचेगी ये नहीं सोचा था। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, इसको सबक सिखाना तो जरूरी है माँ। रोहित कांता को इतना बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पायल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक शाम को रोहित अपने घर पर रिया नाम की लड़की के साथ आता है और अपनी माँ और पायल को बुलाता है। माँ, ये मेरी बीवी है और आज से मैं इसके साथ रहूंगा। बीवी? पर ये तो कुमारी लग रही है। शादी के बिना तो ये मेरे पति की कुमारी बीवी हुई। कम से कम शादी तो कर लेते। शादी भी कर लूंगा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम अपना काम करो। अब मुझे जरा अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। रोहित की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रिया जल्दी उठकर घर के सारे काम करती है और सबके उठने से पहले ही खाना बनाकर रख देती है। सब रिया के आने से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रिया धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती है। लेकिन जहाँ सभी लोग रिया से खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पायल रिया से जलने लगती है और उसको नीचा दिखाने की सोच लेती है। ऐसे ही एक रोज कांता की पड़ोसन कविता घर आती है और पायल कविता के साथ बातें करने लगती है। तभी रिया हाथ में चाय लेकर आती है, जिसे देखकर पायल कहती है, लीजिए कविता आंटी, मेरे पति की कुंवारी बीवी आपके लिए चाय बना कर लाई है। क्या? कुंवारी बीवी?
ये रोहित की कुंवारी बीवी है। तेरे होते हुए वो दूसरी बीवी कैसे ला सकता है? हाँ, इससे शादी तो नहीं हुई है, लेकिन ये रोहित जी की एकदम बीवी की तरह सेवा करती है। हाँ, भले ही मैं तेरे पति की कुंवारी बीवी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना, जो ना तो अपनी सास और ना ही अपने पति की इज्जत करना तक जानती है। एक बहू का फर्ज क्या होता है तुझे पता है? घर को स्वर्ग बनाए रखती है, लेकिन तुमने तो घर को ही नर्क बना रखा है। इस घर में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार मिलता है। ये कैसी बात कर रही है लड़की तू? अपनी सास की सेवा नहीं करती? अगर ऐसा है तो रोहित ने सही किया है। सही तो किया है। इस जैसी घमंडी लड़की से शादी करने से अच्छा है संन्यास ले लो। पति का ख्याल रख नहीं पाती है और मुझे बेइज्जत करने आई है। ज्यादा जुबान चला रही है। तुझे इस घर में थोड़ा सा प्यार क्या मिल गया? जवाब देना सीख गई। ये जवाब तुझे याद रहेगा घमंडी पायल। रिया पायल को उल्टा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कविता भी अपने घर चली जाती है। पायल को रिया पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रिया को पायल के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सबका रिया की तरफ प्यार देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते कांता के पास आती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। आप रिया को इस घर से निकाल दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों की सेवा करूँगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर बहू, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तेरे पति की बीवी है, उसको मैं कैसे निकाल दूं? माँ जी, बीवी नहीं है, कुंवारी बीवी है। रोहित जी से शादी नहीं हुई है, मैं उनकी बीवी हूँ, वो लड़की नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, बस आखिरी बार मेरा काम कर दो, उस रिया को घर से निकाल दो। पायल कांता के आगे पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और उसको देखकर कांता का दिल पिघल जाता है। तभी रिया वहाँ आती है। खैर चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। मेरी वजह से तुम अपनी सास की पैर पकड़कर रो तो रही हो। घर वालों की वैल्यू तो पता चली तुम्हें। और वैसे भी हम लोग नाटक कर रहे थे ताकि तुमको अकल आ जाए। सोचा था अकल तो आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ये नहीं पता था। रिया मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे दोस्त है। हम लोग तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहे थे। रोहित जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया बहू तुझे। चल उठ और रोना बंद कर। चल सभी मिलकर तेरी पति की कुंवारी बीवी के हाथ की पकौड़ी खाते हैं। कांता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस तरह पति की कुंवारी बीवी से पायल को सबक मिल जाता है। पलक अभी कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आती है। उसको पकोड़े खाना बहुत ही पसंद था, लेकिन बात जब बनने की हो तो पकोड़े की जगह उसका मुंह ही बन जाता है। ऐसे ही एक शाम सभी बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी पलक का ससुर मिथिलेश बोलता है, आज मौसम बहुत अच्छा है। तुम लोगों को नहीं लगता कि हमको चाय के साथ प्याज के पकोड़े मिल जाए तो आय हाय 2 गुना मजा आ जाए। हाँ पापा सही कह रहे हैं आप। प्याज के पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। ठीक है, तुम लोग बैठ जाओ, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना कर लाती हूँ। माँ आप रहने दो, पलक बनाकर ले आएगी। आप तो बस अब आराम करो। हाँ बहू, जाओ और थोड़े पकोड़े बना दो। वैसे भी तूने पहले रसोई वाले दिन हमारा दिल तो जीत ही लिया था। जाने दीजिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी कुछ टाइम बाद बहू को पूरे दिन रसोई में ही रहना ही होता है। अभी शाम को पकोड़े मैं बना देती हूँ। अरे तुम यहाँ बैठकर माँ का इंतजार कर रही हो क्या? जाओ हम लोगों के लिए पकोड़े बनाकर लाओ। समीर के कहने पर पलक रसोई में जाती है और कुछ प्याज लेकर उनको काटने लगती है। प्याज काटते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्याज को देखते हुए बोलती है, यार मैं पहले ही पकोड़े बनाने में रोती हूँ और तुम हो कि मुझे रुला रही हो। मुझे पकोड़े बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमको तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ना जाने लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। पलक खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास सरला आ जाती है और उसको खुद से बात करते हुए बोलती है, क्या हुआ बहू, तू किससे बात कर रही है? माँ ये प्याज ना बड़ा रुलाते हैं। क्या बोल रही है? होश में तो है ना? वो माँ जी, मुझे बोलना था कि मुझे प्याज के पकोड़े ना बनाने नहीं आते और ना ही मुझे प्याज खाना पसंद है। अब आप ही बताओ मैं कैसे बनाऊँ प्याज के पकोड़े। बस इतनी सी बात। चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तू एक काम कर, तू प्याज काट दे, मैं बेसन घोल देती हूँ। ओ माँ जी, मुझे प्याज काटना भी नहीं आता है। मतलब सब्जी में डालने के लिए तो काट सकती हूँ, लेकिन समझ गई। चल हट यहाँ से,
वहाँ जाकर बैठ और मुझे देख कि मैं कैसे बना रही हूँ। सरला पलक को बगल में खड़े होने के लिए बोलती है और उसको प्याज काटना सिखाती है। कुछ देर बाद सारी प्याज कट जाती हैं और सरला सबके पकोड़े तलने लगती है। सारे पकोड़े तलने के बाद सरला पलक को पकोड़े देती है। ये ले पकोड़े खा और बता कैसे बने हैं। तुझे भी तो पता चलना चाहिए तेरी सास के हाथों में स्वाद कितना है। पलक पकोड़े खाती है और उसको प्याज के पकोड़े बहुत ही पसंद होते हैं और सरला से वह तभी कहती है, माँ जी आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। मुझे प्याज के पकोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन आपके हाथों के पकोड़े खाने के बाद तो मुझे प्याज के पकोड़ों से प्यार ही हो गया। हाँ हाँ ठीक है, अब मस्का लगाना बंद कर और जाकर सबके लिए पकोड़े लेकर आ। उसके बाद तुझे सिखाती हूँ। जी माँ जी। पलक इतना बोलकर प्लेट में पकोड़े लेती है और अपने पति और ससुर को देती है। मिथिलेश प्याज के पकोड़े खाता है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो बिल्कुल सल्ला के पकोड़े की तरह स्वाद है। इसके साथ हरी वाली चटनी नहीं लाई क्या तू? ये लीजिए पापा, आपके लिए हरी चटनी। और आप सही कह रहे हैं, स्वाद तो माँ के हाथों का ही आता है। ये पकोड़े माँ जी ने ही बनाए हैं। वो प्याज काटते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ना, इसलिए माँ जी ने ही बना दिए। मैं तो उनको कितना मना कर रही थी, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हमें तो पकोड़ों से मतलब है। अब चाहे तू बनाए या तेरी सास। पलक मिथिलेश की बातों का कोई जवाब नहीं देती और रसोई में जाकर सरला से पकोड़े बनाना सीखती है, लेकिन उसका ध्यान पकोड़े खाने पर ज्यादा और सीखने पर कम रहता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और पलक को रोज रोज प्याज के पकोड़े खाने की आदत लग जाती है। वो प्याज के पकोड़े बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम ही रहती है। ऐसे ही एक दिन पलक घर का सारा काम खत्म करके सरला के पास जाती है। माँ जी आज प्याज के पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए बना दीजिए। बहू घड़ी देख और मुझे बता कि ये पकोड़े खाने का वक्त है। अगर तुझे भूख लग रही है तो खाना खा लेना। माँ जी भूख तो प्याज के पकोड़ों की है। अब ये तभी मिटेगी ना जब आपके हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिलेंगे। तू खुद बनाना क्यों नहीं सीखती है? तुझे उस दिन बताया तो था कि कैसे बनाते हैं, तो जा जाकर बना ले, मुझे परेशान मत कर। माँ जी मुझे अभी तक प्याज ही काटना नहीं आया और आप मुझे पकोड़े बनाने के लिए कह रही हैं। और ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकामयाब रही हूँ। शाम को बना दूंगी, अभी परेशान मत कर। माँ जी अभी चलो ना, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अगर मेरी जगह मेरी ननद होती तो क्या आप उनको बना कर नहीं खिलाती? पलक के इतना जिद करने पर सरला उसके लिए पकोड़े बना देती है। इस बार पलक प्याज के पकोड़े बनाना सीख लेती है और कुछ देर बाद पकोड़े बनाकर तैयार होते हैं और पलक हरी चटनी के साथ स्वाद लेकर खाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और पलक हमेशा प्याज के पकोड़े बनाकर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन विमला उसके घर आती है। सरला मुझे 2 प्याज दे दियो, घर में खत्म हो गई है। अच्छा रुक, लेकर आती हूँ, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि प्याज बहुत महंगे हो गए हैं। कोशिश करियो कि जल्दी दे दे। अरे तुझसे प्याज मांग रही हूँ, ना कि पैसे जो जल्दी दे दूँ। तुझे नहीं पता क्या, प्याज के दाम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, जिसके आगे पैसे भी कम पड़ जाएं। ठीक है, आज बाजार जाऊंगी तो तुझे प्याज दे ही दूंगी। सरला रसोई में जाती है और रसोई में प्याज देखती है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। वो पलक के पास आती है। बहू रसोई में बहुत सारे प्याज थे, आज देख रही हूँ एक भी नहीं है। माँ जी वो अपनी विमला आंटी है ना, वो कल ही मुझसे 4 प्याज ले गई थी। आप चिंता मत करो, आज बाजार जाकर मैं और प्याज ले आऊंगी। विमला ने तो पहले ही प्याज ले रखा है और फिर से दोबारा मांगने आ गई। आज शाम को जब प्याज लेकर आएगी तो बोल दूंगी मेरे प्याज वापस कर दे मेरे को। सरला को पलक की बात पर भरोसा हो जाता है और वह उससे कोई जवाब और सवाल नहीं करती और विमला को प्याज के लिए मना कर देती है। विमला घर से चली जाती है। उसी दिन शाम को पलक बाजार से प्याज लेने जाती है और उसको पकोड़े की दुकान दिखाई देती है और खुद से कहती है, अरे वाह प्याज के पकोड़े, पहले इसे खा लेती हूँ, उसके बाद जाकर प्याज खरीद लूंगी। वैसे भी मुझे कौन सा घर जाकर बर्तन धोने हैं, सारे काम तो आज माँ जी ही कर देंगी। पलक इतना बोलकर पकोड़े वाले के पास जाकर प्याज के पकोड़े खाने लगती है और कुछ देर बाद पैसे देकर वहाँ से प्याज लेने चली जाती है।
पलक को बाजार से आने में लेट हो जाता है और सरला परेशान हो जाती है। कुछ देर पलक का इंतजार करती है और उसके बाद उसको ढूंढने के लिए जाने लगती है। रास्ते में जाते वक्त उसको विमला मिलती है और बोलती है, ए विमला, बाजार गई ना? चल मेरे प्याज वापस कर जल्दी से, जो मेरी बहू से लेकर आई थी तू। कौन से प्याज? और तेरी बहू ने मुझे प्याज कब दिए? तेरी बहू खुद तो भुक्कड़ है, बाजार में सब्जी लेने की जगह प्याज के पकौड़े ठूस रही है और तू मुझे बोल रही है चल हट, जाने दे मुझे, घर जाकर पार्टी के लिए खाना बनाना है। विमला सरला को साइड करके अपने घर चली जाती है। सरला को सब कुछ समझ आ जाता है और वो घर जाकर पलक का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद पलक घर आती है और सरला बोलती है, बहू इतना टाइम कहाँ लग गया तुझे? और प्याज तो ले लिए ना तूने, अब तो खत्म नहीं होंगे ना? माँ जी, बाजार में ना बहुत भीड़ थी, इसलिए ही देरी हो गई। और विमला आंटी से भी तो प्याज लेना है ना, तो बस कर बहू, कितना झूठ बोलेगी तू? ना तो तुझसे विमला ने कोई प्याज लिए और ना ही बाजार में कोई भी भीड़ थी। तू प्याज के पकोड़े खा रही थी ना? विमला ने मुझे आकर सब बता दिया है। माँ जी वो चुप कर, तुझे अगर प्याज के पकोड़े खाना है तो खाना, इतने ज्यादा क्यों खा रही है? और झूठ क्यों बोल रही है? कल को अगर तू झूठ बोलेगी कि फलानी प्याज ले गई है और मैं उनसे अपनी प्याज मांगने गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं प्याज को लेकर झूठ नहीं कहूँगी। पलक को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, पर वो पकोड़े खाना नहीं छोड़ती। गोपाल अपनी पत्नी गीता और बेटी राधा के साथ मधुपुर गांव में रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था जो कि जमींदारों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाता। एक दिन गोपाल शाम को बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी गीता आंगन में पड़ी चारपाई पर बुखार से तड़प रही थी। तभी गोपाल सब्जियों को आंगन में फेंक कर उसके पास जाता है और गीता के सर पर हाथ रखता है। क्या हुआ गीता, तुम ऐसे तड़प क्यों रही हो? तुम्हारा बदन तो पूरा बुखार से जल रहा है, तुम्हें दवा से आराम नहीं हुआ क्या? नहीं जी, मुझे यहाँ की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा समय आ गया है। अब मुझसे ये रोज रोज का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। कम से कम आप लोगों को तो सुकून की रोटी खाने को मिलेगी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम लोग हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। अगर आपका इलाज यहाँ नहीं हो रहा तो हम आपको शहर लेकर जाएंगे। वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं जो आपका इलाज करेंगे और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगी। क्यों पिताजी, मैं सही कह रही हूँ ना? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी, मेरे पास चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। इधर उधर से लेके अपना घर चला रहा हूँ, तो गीता को शहर ले जाके कैसे उसका इलाज कराऊं? लेकिन अगर ये बात मैंने तुम सबको बताई तो तुम सबकी हिम्मत टूट जाएगी। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं, मुझे शहर नहीं जाना। शहर जाने में बहुत खर्चा आएगा। हम गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो हम शहर जाकर इलाज करवाएं। गोपाल अपनी पत्नी की हालत को लेकर परेशान रहता है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और गीता को ऐसी हालत में देखती है। गीता की तबीयत खराब और आप गोपाल भाई इतने आराम से बैठे हुए हैं, जाइए इनको कहीं लेकर जाइए। भाभी कहाँ लेके जाऊं? इतने समय से दवा करवा रहा हूँ लेकिन हालत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा, इसलिए सोच रहा हूँ अब गीता को शहर ही लेके चला जाता हूँ। अरे भैया, अब जब ले जाना होगा तभी ले जाना, लेकिन अभी तो गांव के अस्पताल में ही ले जाओ। गीता बहन की तबीयत बहुत खराब लग रही है, कहीं बनती बात बिगड़ न जाए। कमला इतना कहकर गोपाल के साथ गीता को अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। कुछ देर बाद सभी गीता को लेकर घर आते हैं। अरे देखो भैया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाई रघु को बुला लीजिए, वो तो शहरी बाबू है, उसे वहाँ का सब कुछ पता है, वो कुछ न कुछ कर लेगा। अब आप गीता का ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने हम गरीबों के लिए इतना कर दिया, वही बहुत है हमारे लिए। बाकी आप सही कह रही हो, मैं बात करता हूँ रघु से, और कोई चारा भी नहीं है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। कमला के जाने के बाद वो अपने भाई रघु को फोन करके सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद वो अगले दिन ट्रेन पकड़कर घर आ जाता है और सबकी टिकट करवाकर अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है।
तभी गोपाल रघु के पास आता है। भाई तूने सबकी टिकट तो करवा दी, लेकिन बहुत पैसे खर्च हुए होंगे इसमें। मैंने तुझे बहुत परेशान कर दिया मेरे भाई। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भाभी की टिकट का रिजर्वेशन करवाया है, बाकी हम लोगों के लिए जनरल की टिकट ली है। हम तो उसी में आते जाते हैं ना, मेरी जान पहचान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। तुमने जो भी किया होगा ठीक ही किया होगा, चलो। कुछ देर बाद सभी स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर रघु और गोपाल राधा और गीता को रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में बिठाकर खुद जनरल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सभी रेल वासियों को एक धमाका सुनाई देता है, जो कि सिलेंडर फटने का होता है, जिससे पूरी रेल में आग लग जाती है। सभी रेलवासी भाग दौड़ करने लगते हैं। धमाके की वजह से रेल के पीछे के कुछ डब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। ये सब देखकर सभी रेल में फंसे बाकी यात्री भी डर जाते हैं। तभी गोपाल वहां से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाने की कोशिश करता है और रघु गुस्से में गोपाल का हाथ पकड़ लेता है। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? वहाँ मत जाइए। आप देख नहीं रहे हैं कि पूरी ट्रेन में आग लगी हुई है। अगर अपनी कैबिन का दरवाजा खोला तो ये आग अंदर आ जाएगी और आपके साथ साथ बहुत बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। रुक जाइए। भाई जाने दो मुझे भाई, मेरी फैमिली मुसीबत में मेरे भाई। पूरे ट्रेन में आग लगी है, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे मेरे भाई। प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज भाई मुझे जाने दे। मुझ गरीब का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा भाई, जाने दे मुझे। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा शांत हो जाइए। भाभी के पास जाने के लिए आपको रसोई वाला डब्बा क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ आग सबसे ज्यादा है, ट्रेन की स्पीड भी है। थोड़ा रुक जाइए। नहीं मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, मुझे जाना ही होगा, मैं देख लूंगा सब कुछ। गोपाल इतना कहकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है, तभी उस डब्बे में फंसे और लोग गोपाल पर चिल्लाने लगते हैं और उसे पकड़कर जबरदस्ती बैठा लेते हैं। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोकता है और फायर ब्रिगेड वाले ट्रेन के अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पल में आग लगभग पूरी ट्रेन को अपने लपेटे में ले रही थी। फायर ब्रिगेड वाले आग की लपटों को कुछ कम करने उसके आसपास के डब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। बाहर आने के बाद गोपाल और दुखी हो जाता है। रघु तेरी भाभी और मेरी बेटी कैसे होंगे, किस हालत में होंगे? तुझे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही क्या उनकी? अरे हम तो बच गए, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, मैं अपनी जान दूंगा, मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ढूंढने नहीं जा रहा हूँ? आपको आसपास का माहौल नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए और मुझसे वादा करिए कि आप अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। भाई तुम सच कह रहे हो ना? मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा ना? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा उनको, मैं लेकर आऊंगा, बस आप कहीं नहीं जाइएगा। रघु इतना कहकर सबकी नजरों से बचकर अपनी भाभी और बेटी के डिपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि आग की लपटें उनके पूरे डब्बे में धीरे धीरे फैल रही थी और उनसे बचने के लिए दोनों सीट के नीचे छुपी हुई थी। रघु उनके पास जाता है, जिसे देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी गीता रघु से, अच्छा हुआ भैया आप यहाँ आ गए, हमें तो लगा था कि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप हमें बचा लेंगे। आपके भैया कैसे हैं? वो तो ठीक है ना? हाँ भाभी, भैया ठीक हैं और मैं उन्हें नीचे छोड़कर आया हूँ। वो ट्रेन से उतर गए हैं। आप जल्दी चलिए, ये आग और फैलती जा रही है। हाँ भैया चलिए, जल्दी चलिए। जहाँ एक तरफ रघु जैसे तैसे करके अपनी भाभी और बेटी को बचाकर ट्रेन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोपाल बाहर लोगों की लाशों को और ट्रेन की तरफ बढ़ती आग को देखकर परेशान था। जब तक रघु अपनी भाभी और बेटी को लेकर ट्रेन से बाहर आता, उससे पहले ही ट्रेन की रसोई ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी आग ट्रेन के सभी डब्बों को अपने लपेटे में ले लेती है और एक पल में पूरी ट्रेन जलकर राख हो जाती है और उसमें फंसे सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। ये देखकर गोपाल जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और जलती ट्रेन की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ खड़े जख्मी लोग उसे पकड़ लेते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों उस झुलसती ट्रेन के पास जाकर अपनी जान गंवाना चाहते हो? भगवान का धन्यवाद करो जो इस रेल हादसे में तुम जिंदा बच गए,
वरना बहुत कम ही लोग हैं जो जिंदा बच पाए हैं। अब मैं क्या करूंगा? जिंदा रह के भी मुझे क्या मिलेगा अब, जब मेरा पूरा परिवार इस रेलवे हादसे में मर गया चल के। अब मेरा कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में। क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो, अब जो होना था वो हो गया। अब तुम अपने आप को संभालो। किस्मत में जो लिखा होता है वो कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और गोपाल चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ जाता है। और इस तरह से उस रेल हादसे में एक ही पल में गरीब गोपाल का सारा परिवार झुलसकर खाक हो जाता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में अजय अपने बड़े बेटे कुणाल, छोटे बेटे विजय और अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। उनका काफी खुशहाल परिवार था। अजय की सरकारी नौकरी लगी हुई थी, बस इसलिए उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। आज कुणाल काफी खुश था, और वो खुश होता भी क्यों नहीं। आखिर कुणाल की एक अच्छी नौकरी जो लग गई थी। कुणाल अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है और अपने घर वालों को खिलाते हुए कहता है, माँ, पापा, विजय, लो तुम सब मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा करो। पर तू ये मिठाई खिला क्यों रहा है? हाँ भैया, आखिर आप हमें मिठाई क्यों खिला रहे हो? क्योंकि बात ही मिठाई खाने वाली है। आपको पता है मेरी जॉब लग गई। अब मैं गांव में जाकर गांव का निर्माण करूंगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। अब मेरा बेटा गांव का निर्माण कर गांव की हर लड़की को पढ़ाने का मौका देगा। हाँ माँ, क्योंकि आप सही कह रही हैं। अब मैं हर उस लड़की को पढ़ाई करने का मौका दूंगा जो अपने पढ़ाई के अधिकार से वंचित रह जाती है। तो बेटा, तू कब जा रहा है गाँव? बस पापा, लेटर आ जाए उसके बाद मैं गांव चले जाऊंगा। भैया, अब तो आपकी सरकारी नौकरी लग गई और पापा की भी सरकारी नौकरी है। अब मैं भी ना बाहर जाकर पढ़ाई कर सकूंगा। बेटा, बाहर जाना ही क्यों है? अरे, जो पढ़ाई बाहर होती है वही पढ़ाई यहाँ भी होती है। नहीं माँ, अगर विजय को बाहर जाकर पढ़ना है तो उसको मैं पढ़ने का मौका दूंगा। विजय, अब तू बाहर जाने की तैयारी कर ले। मैं हूँ ना, मैं तेरा पूरा खर्चा उठाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर विजय काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और समय के साथ कुणाल गांव चला जाता है। तो वहीं अब विजय भी अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते 2 साल का समय भी गुजर जाता है। कुणाल समय समय पर अपने परिवार वालों से बात करता रहता और कभी कभी तो वो अपने माँ बाबा के पास उनसे मिलने भी जाया करता। पर विजय मानो विदेश जाकर अपने माँ बाप को भूल ही गया था। ऐसे ही एक दिन कुणाल अपनी माँ के पास फोन करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ बेटा, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और पापा कैसे हैं? पापा अपनी दवाइयाँ समय से तो ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, तेरे पापा भी अच्छे हैं और वो समय से ही दवाइयाँ लेते हैं बेटा। मैं क्या कह रही थी कि अब तेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए तू मुझे बता दे, तुझे कोई लड़की पसंद है? अगर पसंद है तो बता दे, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। हाँ माँ, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है और वो यही गांव की है। माँ, मैं आपको लेने बहुत जल्द आऊंगा। कुणाल अपनी माँ से बात कर फोन कट कर देता है। समय गुजरता है और समय के साथ सीमा और अजय गांव जाते हैं और कुणाल की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद कुणाल अपनी पत्नी सरिता और अपने परिवार के साथ मुंबई आ जाता है। मुंबई आने के बाद सरिता अपने घर की जिम्मेदारी काफी अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक शाम सीमा के घर की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर सीमा अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा दरवाजे पर देख तो सही, कौन आया है? जी अम्मा जी, हम अभी देखते हैं कि दरवाजे पर कौन है। सरिता अब दरवाजा खोलती है, जहां वो अपने दरवाजे पर अपने देवर विजय को देखती है। विजय को देखकर सरिता अपनी सास से कहती है, हाय राम, अगर हम गलत नहीं तो आप तो हमारे देवर जी है ना। अम्मा जी देखिए ना, देवर जी आए हैं। अरे विजय बेटा, तू आखिरकार तू घर वापस आ ही गया। इतने समय से तूने ना तो हमें याद किया और ना ही हमारा हाल समाचार लेने की कोशिश की, तो अब क्यों आया है? माँ, मैं वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा था और आपको पता है, अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, मैं उसका मालिक बन चुका हूँ। और रही आपकी बात, तो जिसने मुझे इतने नाजों से पाला है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। और वैसे माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? आपकी बहू मैरी से। क्या? बहू से?
हे भगवान, तूने विदेश में शादी भी कर ली। हाँ माँ, लड़की अच्छी थी तो मैंने शादी कर ली। मैरी अंदर आ जाओ। विजय की आवाज सुनकर मैरी घर में आती है। मैरी काफी गोरी और सुंदर थी। उसका रंग दूध के जैसे बिल्कुल ही सफेद था। उसको देखकर सरिता खुद से कहती है, अम्मा जी, आपकी तो गांव वर्सेस विदेश बहू मिल गई। देखो तो कितनी गोरी है। हे भगवान, हम कोनो पाप किए थे का जो आप हमको इतना गोरा नहीं बनाए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज मैरी। अरे हाँ हाँ देवरानी जी, तुम मेरी तो हो ही, पर तुम्हारा नाम क्या है? हम तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। अरे भाई, अगर हमसे कोई तुम्हारा नाम पूछ लेगा तो हम उका का बताएंगे? भाभी, इसका नाम ही मैरी है। अच्छा अच्छा, मेरी देवरानी का नाम मैरी है। नो नो नॉट मेरी मैरी, इट्स मैरी। विजय और घर में अंग्रेजी लड़की की आवाज सुनकर अब अजय और कुणाल भी बाहर हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि विजय के साथ एक विदेशी लड़की है। उसको देखकर अजय अपने बेटे से कहता है, विजय बेटा, ये है कौन? पापा, ये मेरी पत्नी है। मैंने शादी कर ली इससे। मुझे आप लोगों को बताने का समय नहीं मिला, बस इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। आई एम सो सॉरी, पर आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैरी बहुत अच्छी है। जैसे आपको अपने घर की बहू चाहिए थी ना, मैरी वैसी ही है। अजय शुरू से ही बड़े शहर में रहा करता था, बस इसलिए उसे कुछ नहीं बोलता और वो उसकी विदेशी बीवी को अपना लेता है। समय गुजरता है और समय के साथ अब सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मैरी रसोई में जाती है, जहां वो अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, ये आप क्या बना रही हैं? आई मीन, ये देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है। देवरानी जी, ये है पूरी और ये है पनीर की सब्जी और ये है खीर। ओह ओके, वेल जेठानी जी, इफ यू डोंट माइंड, सो कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ हाँ बोलिए ना, हम सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। आप ये क्या साड़ी पहनती रहती हैं? मतलब क्या आपको इस साड़ी में गर्मी नहीं लगती है? We are in the 21st century. Time is progressing and you still wear sari only. हम जानते हैं देवरानी जी कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, साथ ही अब समय काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम समय के साथ अपने कल्चर को भूल जाएं। और हाँ, हम तुमको समझा देते हैं कि ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पर एक छोटका कपड़ा शोभा नहीं देता है बहू के ऊपर। हमारी मानो तो तुम भी एगो साड़ी ले लो हमसे। बट मेरे को साड़ीज पहनना नहीं आता है, मैं साड़ी कैसे पहनूंगी? अरे तुम चिंता काहे करती हो, अभी तुम्हारी जेठानी जिंदा है। अरे हम है ना, हम तुमको साड़ी पहनना सिखाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करते हुए घर का खाना बना लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मेरी बहू, सरिता बहू, आज शाम हमें पार्टी में जाना है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। पर माँ जी, हमें जाना कहाँ है? हमको तो तैयार होना आता ही नहीं है। जेठानी जी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपको तैयार कर दूंगी। मॉम जी, आप भी जाकर तैयार हो जाओ। मैरी की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। तो वहीं अब मैरी और सरिता भी तैयार होने चली जाती हैं। जहां मैरी काफी अच्छे से तैयार होती है, तो वहीं सरिता बिल्कुल गांव की लड़की जैसे तैयार होती है। पर जब सरिता मैरी को मेकअप के साथ देखती है, तब उसका मुंह उतर जाता है। अपनी जेठानी का उतरा हुआ मुंह देखकर मैरी सब समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी को अच्छे से तैयार करती है। खुद का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सरिता हैरान रह जाती है और शीशे में खुद को देखते हुए मैरी से कहती है, हाय दैया, ई हम है का? हमें तो खुद की आंख पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कितनी बदल गई हूँ। मैरी, तुमने तो मुझे काफी अच्छे से तैयार कर दिया है, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रही। कोई बात नहीं जेठानी जी, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, आप अब ऐसे ही बनकर रहेंगी। आप मेरे को साड़ी सिखाई है और मैंने आपको मेकअप। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करने के बाद एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तो वहीं दूर खड़ी सीमा अपनी दोनों बहुओं को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी गांव की बहू और विदेशी बहू में इतना प्यार होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चलो अच्छी बात है। इस तरह से अब सभी खुशी से रहने लगते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ अब मैरी को अमेरिका वापस जाना पड़ता है। पर वो जाते हुए अपने ससुराल वालों से कहती है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा,
मुझे एक इंडियन परिवार मिला जिससे मुझे प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ दिया। मैं इस परिवार को खोना नहीं चाहती, बस इसलिए जब भी आऊंगी तो कुछ समय के लिए नहीं आऊंगी, बल्कि हमेशा के लिए आऊंगी। इतना बोलकर अब मैरी विजय के साथ विदेश चली जाती है। तो वहीं अब कुणाल अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के साथ रह जाता है।